रात को 12 बजे मेरी नींद खुलती है और मुझे एहसास होता है कि मेरे पेट पे कोई टच कर रहा है। ये सिचुएशन देखकर मैं भयानक डर जाती हूँ। मेरे हस्बैंड के फादर आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें 10 जूते मारूँगा और पता है मुझे तुम किस खानदान से बिलॉन्ग करती हो, औकात दिखाता हूँ अपनी। बिना इच्छा के गर्भ में आई बेटी को मारा जाता है, एक मौत मरती है। बिना इच्छा के दुनिया में आई बेटी अपने जीवन काल में कई मौतें मरती है। फिर क्या था, बेटे की चाहत में मैं फिर से बेटी हो गई। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और ले चलती हूँ आपको अपने जीवन के सफर पे। तेज दिमाग, हद से ज्यादा समझदार, लविंग एंड केयरिंग नेचर, गलत चीज़ों को बिल्कुल ना सहने वाली मैं क्लास में शुरू से रैंक होल्डर रही हूँ। 8 साल की उम्र से मैंने घर के काम करना और सीखना शुरू कर दिया था। जब मेरे स्कूल की एडमिशन की बारी आई, तो मैंने एलकेजी का एडमिशन यूँ ही पास कर लिया। मेरा डायरेक्ट यूकेजी में एडमिशन होता है। यूकेजी से क्लास 4 तक मैंने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई की। तूफान उन्हीं के अंदर उठेगा जिन्होंने बड़ी-बड़ी लहरों को देखा है। शांत समुद्र में यात्रा कर रहे लोगों को क्या पता जीवन रूपी चक्रवात होता क्या है। मैं बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ का भी शिकार रही हूँ और 8 साल की उम्र में मैं एक रिलेटिव की शादी में गई हुई थी और वहाँ एक बड़ा-सा हॉल था, उसमें गद्दे बिछे हुए थे और बच्चे पहले सो जाते थे और बड़े बाद में सोते थे। मैं 7-8 बजे खा पी के सो गई। मुझे नहीं आइडिया है कि मेरे बगल में रात को कौन आके सोया। रात को 12 बजे मेरी नींद खुलती है और मुझे एहसास होता है कि मेरे पेट पे कोई टच कर रहा है। ये सिचुएशन देखकर मैं भयानक डर जाती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझदार थी, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अंधेरे में सोने का नाटक करूँगी और उठ के भागूँगी। मुझे पता था कि दरवाज़ा इस साइड है और मैं अचानक से उठी और तेज़ रफ़्तार में अंधेरे रूम में मैं तेज़ी से भागी और वॉल से जाके टकरा गई और मेरे फ़ोरहेड पे चोट आ गई। मैंने टच करके हाथ के सहारे दरवाज़ा को पाया और बगल के रूम में लेडीज़ सो रही थी और मैंने एक कॉर्नर में जाके सिकुड़ के सो गई। वो घटना मैंने आज तक किसी को नहीं बताई क्योंकि इतनी ओपन मैं नहीं थी कि किसी को मैं शेयर कर सकूँ। ऐसे ही मैं एक शहर से दूसरे शहर बस से एग्ज़ाम देने जा रही थी। मैंने रोडवेज़ से ऑटो लिया और मैं ऑटो पे चढ़ी। रोड की साइड में ऑटो पे बैठी हुई थी क्योंकि मैं ख खाली ऑटो कभी नहीं लेती, तो 2-3 लोग ऑटो में थे। कुछ दूर जाने के बाद एक लड़का चढ़ता है, जो जस्ट मेरे बगल में बैठता है और बोलता है, "गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़।" मैं ये सारी सिचुएशन देख के मैं समझ जाती हूँ कि अगर मैंने इसका अपोज़ किया या मैंने कोई पब्लिक सपोर्ट लिया, तो ये मुझे चलती ऑटो से फेंक देगा। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत भयानक थी। मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया और मैं कुछ दूर जाके अपने स्टॉपेज पे उतरी और मैंने पैसे दिए और मैं वहाँ से तेज़ रफ़्तार गाड़ी के बीच में भागी। थोड़ी देर पे देखा कि उसका भी स्टॉपेज यहीं पे है और वो मेरे पीछे-पीछे आ रहा है। मैं तेज़ रफ़्तार गाड़ियों के बीच तेज़ होके भागी, एक पॉइंट पे रुकी और मैंने पीछे देखा कि वो नहीं था। वो रात सच में मेरे लिए बहुत काली रात थी और ज़िंदगी भर डरा देने वाली थी क्योंकि मैंने मौत को सामने से देखा था। ये सारी घटनाएँ दिखाती हैं कि एक औरत होके इस समाज में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, पग-पग पर कितना बड़ा चैलेंज है। जैसे-तैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे भी मुश्किलों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पैसों की आए दिन तंगी, पॉकेट मनी के लिए मैंने होम ट्यूशन दिया, महीनों स्कॉलरशिप के लिए परेशान होना, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से थी, तो उसमें अलग समस्याएँ आ रही थीं। तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उस समय सरकार द्वारा लैपटॉप बँट रहा था और मैं घर गई जिसके चक्कर में मेरे बहुत सारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। मैं वहाँ से लैपटॉप लेके आई और वो लैपटॉप मेरे लिए वरदान साबित हुआ, बाय चांस वो सही निकला और मैंने सारी पढ़ाई उसी से की। इतनी सारी मुश्किलों, पैसे की तंगी और सब चीज़ झेलते हुए यूपी बोर्ड से होते हुए मैंने अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न में पास की। मेरी शादी लव एंड इंटरकास्ट मैरिज हुई है। क्योंकि हम लोग आईआईटी जेईई से ही एक-दूसरे को जानते थे। लॉन्ग टाइम एज़ अ फ्रेंड रहने के बाद हमें लगा कि हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं और हमने शादी करने का डिसीज़न लिया। ये एक बड़ी स्टोरी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस ऑफिसर लव स्टोरी पर इसे डिटेल में देख सकते हैं। उस समय मेरे हस्बैंड ने एक बात कही थी कि जौहरी ही एक हीरे की परख कर सकता है और मैं आपके जीवन से सारे गमों को आज़ाद करना चाहता हूँ।
हम दोनों एक शहर में ही रहकर जॉब करना चाहते थे, इसमें बहुत सारी बाधाएँ आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने खुद से एल-एन-टी की जॉब आईआईटी बीएचयू से एमटेक छोड़ दिया। किसी तरह से वो सब छोड़ के एक्चुअली मेरे हस्बैंड 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और एनआईटी वारंगल से अपनी बीटेक पूरी की है। सब कुछ छोड़ के वो बच्चों को पढ़ाने लगे और मैंने भी एज़ अ कंप्यूटर एचओडी एक ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन कर लिया। मेरे हस्बैंड हर संडे अपने शहर से मेरे शहर आते थे मुझसे मिलने के लिए, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था। क्योंकि शादी करना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी थी, जैसे कि अब तक होता आ रहा था। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम एक-एक पैसा सेव करेंगे और अपनी शादी खुद के दम पे करेंगे। मेरी उधर लोन की ईएमआई चल रही थी एजुकेशन लोन की, जिसमें बहुत सारा पार्ट मेरे हस्बैंड ने पे किया। मैंने अपने जॉब की सैलरी से घर में इन्वर्टर, कूलर, फ्रिज, आरओ, मंदिर, तमाम घरेलू खर्च और लोगों की फीस उठाई। इन्वर्टर इंस्टॉल करते हुए मैं काफ़ी भावुक हो गई क्योंकि मैंने लंबे अरसे से उजाले के लिए तरसा था। तो इस तरह एक-एक पैसा सेव करके मेरे और मेरे हस्बैंड ने खुद के दम पर शादी का पूरा खर्च उठाया विदाउट एनी लेन-देन एंड एनी डावरी, एनी दहेज। उधर मेरे हस्बैंड ने सेल्फ स्टडी के थ्रू बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी क्लियर कर लिया, जो कि एक आज एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो हमारे लिए एक बिग सेलिब्रेशन था। शादी के बाद भी हमारी मुश्किलें कम नहीं हुई और बहुत ज़्यादा पैसे वाले होने के बावजूद उन्होंने गरीबी में मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मेरे 7 फेरे हो रहे थे और मुझे मंगलसूत्र पहनाया गया, मेरे सारे रिलेटिव आपस में बात कर रहे थे, आस-पास बैठे थे, मुझे सुनाई दे रहा था। बोले कि उसमें कि उन्होंने इतने पैसे वाले हैं, उन्होंने लड़की को डायमंड का मंगलसूत्र दिया है। तो हर तरफ आस-पास बातें चल रही थी और मेरे कानों तक आ रही थी। लोग बोल रहे थे कि इतने पैसे वाले हैं, देखो ना डायमंड का मंगलसूत्र दिया है, डायमंड का मंगलसूत्र दिया है। तो मुझे भी लगा कि भाई पैसे वाले हैं, इकलौता लड़का है, दे सकते हैं। तो फिर घर पे गए, हम पता चला कि वो आर्टिफ़िशियल मंगलसूत्र है और उसको हमने पता कराया कि वो जस्ट आर्टिफ़िशियल मंगलसूत्र है और ये हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज़िंग था। फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने मुझे इतना बुरा-भला बोला कि मैं वहाँ से रो के आई। मेरे शादी के बाद ही हाउस हेल्प हटा दी गई। मेरे शादी के बाद मैंने देखा किचन में जो मिठाई बिना फ्रिज में ही नहीं रखी हुई है, महीनों से पड़ी हुई है और जैसे ही मेरे घर जाने का समय आया, मेरे साथ वो चिपका दिया गया। उसमें टोटली विज़िबल था कि पूरे फंगस लगे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। इस टाइप की चीज़ें मेरे साथ की गईं। कोई बिना बात के मेरे ऊपर थप्पड़ मारने आता, कोई बिना बात के पुलिस बुला लेता मुझे धमकाने के लिए, अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए, तो कभी घर से निकालने की धमकी देता। ये सारी चीज़ें मेरे मन में मुझ जैसी स्वाभिमानी जो औरत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑड थी और असहनीय थी। मेरे ऊपर रोज़ इतने टोंट कसे जाते थे, इतना ज़हर घोला जाता था हमारे रिश्ते में कि मैं मानसिक रूप से परेशान होने लगी, जिसको मेंटल टॉर्चर कहते हैं, जो कि दिखता नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। फिज़िकल टॉर्चर से भी बहुत खतरनाक होता है। मैं आए दिन परेशान रहने लगी, मुझे माइग्रेन हो गया और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद ही अकेले झेल रही थी, तो ये सब करने की उनकी हिम्मत और बढ़ती थी। खुद की लड़की को बैठ के खिलाना, सारे सुख-सुविधा का व्यवस्था करना और मेरे छोटे-छोटे कम्फ़र्ट्स में डिस्कम्फ़र्ट्स पैदा करना। शादी के बाद रोज़-रोज़ ऐसी-ऐसी बातें बोली जाती थी, जिसका मेरे दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता था। रोज़ बोलना कि चाकू लेके घूमती है, जबकि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ रूम में और मेरे बेटे को मतलब वो कर ली, फँसा ली और सारी चीज़ें झूठ बोली जाती थी कि मायके को हेल्प करती है, मायके पैसा देती है, जबकि ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा रहे हैं, तो उन्हें सारी डिटेल सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक दिन बोला गया कि मेरे बेटे को तुमने फँसा लिया या उसे भ्रमित करती हो, उसे हमारे खिलाफ भड़काती हो, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और एक औरत मुझे इस तरह कुछ भी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सिवाय इसके कि मैं उसके साथ 7 जन्मों के लिए खुद बंधना न चाहता हूँ। जब खुद की लड़की की शादी का बारी आया, उनका शादी का बायोडेटा बना, तो खुद की वाइफ को नाम लिखकर एज़ अ हाउसवाइफ मेंशन करना और मेरे हस्बैंड का टैग एंड नेम यूज़ करके ब्रैकेट में मैरिड लिखना, जो कि हमारी रातों की नींद उड़ा के रख दिया।
उनका मेन मकसद था हमारे रिश्तों को पूरी तरह स्पॉइल करके, ख़त्म करके, हमें अलग करके, मेरे हस्बैंड को अपने स्वार्थ हित, निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना। जैसे-तैसे हमारा 1 साल बीतता है और मेरे हस्बैंड की जॉइनिंग हो जाती है, हम दूसरे शहर चले जाते हैं। मेरे साथ जो खुद की लड़की और मेरे बीच में पार्शियलिटी हो रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि ऐसे लोगों को तभी समझ आता है जब खुद की लड़की पे बीतती है। मैं बोल रही थी कि जो-जो मेरे साथ हुआ भगवान करे उनकी बेटी के साथ सेम हो। तो अचानक से वो मेरे हस्बैंड के फादर आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें 10 जूते मारूँगा और पता है मुझे तुम किस खानदान से बिलॉन्ग करती हो, औकात दिखाता हूँ अपनी। मैंने अपना तन, मन, धन तीनों से दूसरों के लिए खुद को लुटा दिया। बदले में कुछ नहीं पाया, कभी नहीं पाया, एक फ़ोन तक नहीं पाया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सबको कर रही हूँ, दिल जान से कर रही हूँ, तन मन धन लगा के कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हाल-चाल भी नहीं पूछ रहा है। उस पॉइंट पे मैंने सबकी हेल्प करनी बंद कर दी और तब जाके लोगों का और खुल के चेहरा सामने आया। चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक्स और होने लगे और एक पॉइंट पे मैं ज़िंदा लाश बन गई, क्योंकि मुझ जैसा नेक दिल इंसान सिर्फ़ लोगों की मदद करते आया है, सिर्फ़ लोगों के लिए करते आया है, ये ना देखते हुए कि मेरे लिए किसने क्या किया। तो मैं एक पॉइंट पे जाके ज़िंदा लाश बन गई। ये सब झेलते-झेलते मेरे हस्बैंड को अर्ली एज में बीपी हो गया और माइग्रेन मुझे रहने लगा, उनका वेट गेन हो गया, जिसको बाद में चलकर हमने खुद से क्योर किया। आज वो पूरी तरह से फ़ाइन है। तो मेरे हस्बैंड और मैंने यहाँ तक बच्चे तक का सफ़र खुद के दम पर पूरा किया है, बिना किसी की मदद के, जिस पे हमें काफ़ी प्राउड है। यहाँ तक हमने पाया कि सामाजिक कुरीतियों से निपटना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आपको आपके हमसफ़र का साथ मिलता है, तो ज़िंदगी का हर सफ़र आसान हो जाता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की परवरिश उन पर चढ़ाया हुआ कर्ज नहीं, हर पीढ़ी द्वारा ज़िम्मेदारी से निभाया गया फ़र्ज़ है। बेटी ना पराई है, बेटे पे ना अधिकार किसी का, ये आज़ाद परिंदे हैं, हम तुम बस रखवाले हैं। हम तुम बस रखवाले हैं। मैं आज चैग इंडिया में एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम करती हूँ। मेरे जीवन में एक पॉइंट पे सब कुछ खत्म हो चुका था, आगे कैसे ज़िंदा रहूँगी मुझे कुछ नहीं पता। उसके बावजूद मैंने अपने जीवन में पैशन, वर्क, खुद खुद के प्रति और ज़िंदगी के प्रति प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। तो मैंने लिखा है, चिता सजा दी गई थी, आग लगा दी गई थी, खुशी की चिंगारी उनकी आँखों में थी, उठे ऐसे कि जलने वाले जल से गए, सारे अरमाने उनके मर से गए। एक्चुअली मैं जोश टॉक टीम का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। ये जोश टॉक आशा का मंच है और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में नई-नई आशाओं के साथ अपनी ज़िंदगी में जोश को बनाए रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस मन से मैं अपने भगवान का भी धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हर कदम पे मेरा बखूबी साथ दिया।